ये जो मौजू आप देख रहे हैं इंट्रो के तौर पर, उसका नाम है डिजिटल फेम। और उस डिजिटल फेम का एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी से, उसकी शनाख्त से, उसके वजूद से, इंटरनल वजूद हो या एक्सटर्नल, क्या कनेक्शन है, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इससे क्या नए एस्पेक्ट सामने आते हैं। ये तो एक अलग मौजू था और काफी अरसे से मैं इस मौजू पर बात करना चाह रहा था, काफी अरसे से। उसकी वजह ये है कि खास तौर पे कोविड के बाद, और मैं कोशिश करूंगा इस पर बड़ी मुख्तसर सी, बड़ी सरसरी सी, बड़ी ज़िमनी सी बात करूं, और फिर कभी अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाल्लाह उस पर तफसील से बात करेंगे। मगर जिन एंगल्स पर मैं बात करना चाहता हूं वो बड़े सरसरी होंगे, मगर निहायत अहम, बड़े मुख्तसर होंगे, मगर बहुत ही बुनियादी भी। तो मैं कोशिश करूंगा कि चंद मिनट की इब्तदाई इस इंट्रो के अंदर आज सुनने वाले नौजवान, और जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड होकर आगे कई नौजवानों तक पहुंचेगा, उनको अपनी जिंदगी जीने के हवाले से, चाहे वो इंडिविजुअल हों या सोसाइटी में, उनको इंशाल्लाह काफी हद तक फायदा मिलेगा। ये समझने के लिए कि जब कभी वो किसी क्रिएटिव काम में जाएं, किसी स्किल वाले काम में जाएं, किसी एजुकेशन के काम में जाएं या किसी काम में जाएं, तो उनका मतमा नजर क्या होना चाहिए, ये मेरी कोशिश है। मैं आपको पहले बताता चलूं, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूं, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूं, मैं कोई मौलाना या मुफ्ती नहीं हूं, मैं कोई अक्ल कुल नहीं हूं, या मैं को आलमुल गैब नहीं हूं। नाउज बिल्ला। कोशिश ये रहेगी कि जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ समझा आपके सामने रखूं। इस पे इंतहा की गलतियां भी हो सकती हैं, मगर चंद एक अच्छी बातें होंगी जिससे हो सकता है आपको सीखने समझने को मिल जाए। हाँ, ये मैं जरूर कहता चलूं कि हो सकता है सुनने वालों की एक बड़ी तादाद के लिए ये शायद हसास या सेंसिटिव या सीरियस ना हो, उनके लिए हो सकता है बोरिंग हो, मगर इस चीज का गम नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को तो कुछ नहीं पसंद आता होता। यानी मौजू कुछ भी हो, तो कुछ लोगों को कभी कुछ नहीं पसंद आता होता, तो वो कुछ लोग तो कभी भी रहेंगे, चाहे कुछ भी कर लें। तो कभी कभी उन कुछ लोगों के लिए करना चाहिए जिनको कभी कुछ नहीं पसंद आता, ताकि उनको ये कुछ पसंद आ जाए जिनको कभी कुछ नहीं पसंद आता। खैर, अच्छा, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों को अपनी टीटो पार्टी चढ़ी हुई है, तो बराहे करम उनको साइड लाइन कर दें। हाँ, उनको कमेंट सेक्शन से बराहे करम साइड लाइन कर दें, जिनका हमारी डोमेन से, हमारे टॉपिक से, हमारी स्ट्रेटजी से लेना देना नहीं है। तो मैं बराहे करम उन दोस्तों से इब्तदाई तौर पर ही चाहता हूँ कि इनको खुडे ना लगा दें, इनको कहें कहीं और भाड़ में जाओ, इधर से निकल जाओ, दफा हो जाओ, गेट आउट। हाँ, ये स्टार्ट में मैं बोल दूं, और बदतमीजी के साथ बोल दूं, ताकि गैरत हो तो चले जाएं, बेगैरत हो तो चुप करके बैठे, है ना? है कि नहीं? कमाल बात। यानी इंतहाई बदतमीजी के साथ स्टार्ट में बोल दूं, दो टोक, ताकि दोनों का वक्त बच जाए, है ना जी? ऐसे रख रखाव के अंदर नवाब साहब की गाड़ी भी निकल जाए, और 100 प्याज भी खा लें और 100 जूतियां भी खा लें। क्या कहते हैं? तो बेहतर ये है कि निहायत ही अदब और एहतराम के साथ गेट आउट, निहायत ही इज्जत और एहतराम के साथ गेट आउट। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब वो लोग रह जाएं जो लोग स्ट्रेटजिकली इस डोमेन से ताल्लुक रखते हैं जिस डोमेन में अमूमन हम बात करते हैं। सोशल मीडिया ने खास तौर पर कोविड के बाद जिस चीज में नौजवानों को, यूथ को सबसे ज्यादा नुकसान दिया ना, वो उनकी सेल्फ आइडेंटिटी से लेके उनकी सोशल आइडेंटिटी तक इफेक्ट करके रखती। खास तौर पर कोविड के बाद, कोविड से पहले भी एक लंबा जमाना है,
मगर कोविड के टाइम के 2 से ढाई साल ने ठीक-ठाक ट्रैफ़िक को डाइवर्ट किया सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है? अब अजीब बात ये हुई कि हर ऐज लाइन के लोग वो सोशल मीडिया पे आए। अब उनके आने की वजह से ज़ाहिर-सी बात है अ, डिमांड बढ़ी डिमांड बढ़ी और जो एल्गोरिदम की गेम है या व्यूअरशिप की गेम है, जिसके नतीजे में फ़ेम पॉप अप होता है, ये चीज़ एक अपील के तौर पर सामने आई, ठीक है? लिहाज़ा मैंने आज के इंट्रो को टारगेट किया है या लिमिट किया है डिजिटल फ़ेम के साथ। हालाँकि जो फ़ेम है, वो डिजिटल डिजिटल मीडिया से या सोशल मीडिया से बहुत पहले की चीज़ है, ह्यूमन साइकी के अंदर है। मिसाल के तौर पर, सबसे पहले समझते हैं और मैं पहले मेरा इरादा था कि मैं इसमें सर्वेज़ पेश करूँ या स्टडीज़ पेश करूँ या साइको एनालिसिस उसका पेश करूँ, हाँ जी? और जो टेस्ट केस सामने वो पेश करूँ, नहीं। इरादा था मगर मैंने उसको स्किप इसलिए किया है कि जब मैंने झटके अंदाज़ में बात को रखना है, तो कहीं ये ना हो मैं उसको एकेडमिक करते-करते कहीं बोरिंग ना कर दूँ। पॉइंट समझ रहे हैं मेरा? यानी मैं सर्वेज़ और स्टडीज़ और रिसर्चेज़ पेश करने के चक्कर में टॉपिक को इतना ड्राई कर दूँ, इतना खुश्क कर दूँ कि आप लोग कहें यार कोई पता नहीं क्लास अटेंड कर रहे हैं। वो मज़ा खराब हो जाएगा। सो जो है ना वो फेस टू फेस वन ऑन वन कन्वर्सेशन रहे, आपको लगे कि आपका एक दोस्त, आपका एक भाई आपसे बात कर रहा है, ये लगे। ना कि ये कि कोई आपके सामने इल्मी तहकीक झाड़ रहा है। यानी ये महसूस ना हो, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा। ऑब्वियसली रिसर्च बेस्ड गुफ्तगू करना ये बड़ी अच्छी बात है। मैं तो एटलीस्ट पढ़ा उससे सीखता हूँ। मगर क्या करें, पब्लिक मूड में ही नहीं है। पब्लिक हमारा नौजवान इस मूड में ही नहीं है। तो अगर बात उन तक पहुँचानी है, तो फिर उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, ज़ुबान मेरी है बात उनकी, उन्हीं की महफ़िल सजा रहा हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी। मज़ा तो तब है ना। अब वापस आ जाएँ, तो इसको रखते हैं बड़ा सादा। सबसे पहले आपने एक चीज़ समझनी है, सिर्फ़ मशहूर होना, फ़ेमस होना, ये ऐब नहीं है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना। कई बार ऐसा होता है कि अनइंटेंशनल, अनविलिंग और अननोइंगली फ़ेम मिल जाता है लोगों को। क्या उस फ़ेम को गलत कहेंगे? नहीं। फिर कई दफ़ा फ़ेम का बड़ा प्रोडक्टिव और बड़ा पॉज़िटिव फ़ायदा होता है। बड़ा प्रोडक्टिव और बड़ा पॉज़िटिव बेनिफिट होता है सोसाइटी के ऊपर। किसी को अम, आप देखते हैं किसी ऐसे शख्स को जो मुकम्मल तौर पर बिस्तर पर लेटा है, डिसेबल है, आप उससे इंस्पायर होते हैं। अब वो फ़ेमस हो चुका है, आप उससे इंस्पायर होते हैं देख के कि यार अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं पर्सनली पर्सनली इसमें कोई शक नहीं है कि स्टीफन हॉकिंग नामी शख्स से हमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हमारे हो सकते हैं, मगर इस बात से इनकार नहीं हो सकता कि उस बंदे के अंदर पोटेंशियल था, उस बंदे के अंदर विल थी, जिस विल ने उस आदमी को अपनी ज़िंदगी के आखिरी साँस तक एक्टिव रखा, ये आपको मानना पड़ेगा। हालाँकि डॉक्टर्स ने उसके बड़े इब्तदाई ज़माने के अंदर उसको जवाब दे दिया हुआ था। मेरे ख्याल से 20, 22 या 24 साल की उम्र में डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे पास 3 से 4 साल हैं बस दी एंड। इसी चक्कर में उसने जल्दी-जल्दी शादी भी कर ली थी कि मर तो रहा ही हूँ, चलो लड्डू भी खा लूँ। क्योंकि शादी का लड्डू ऐसा है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। उसने कहा खा के पछताता हूँ। मगर उसकी लाइफ में बड़ा ज़बरदस्त ट्विस्ट आया, बड़ा ज़बरदस्त चेंज आया और वो कई साल जिया। बल्कि आई गेस 80 के करीब उसकी उम्र 80 प्लस हो गया था। कहाँ डॉक्टर ने 20s में कहा था कि वो फौत हो जाएगा, मगर कहाँ वो 80s की ज़िंदगी जिया। कई थ्योरीज़, कई किताबें पेश की, कई थ्योरीज़ कॉइन की। खैर बहरहाल अभी हमारा टॉपिक ये नहीं है, मगर टॉपिक क्या था? टॉपिक ये था कि हर मशहूर चीज़
नेगेटिव हो, बुरी हो ये ज़रूरी नहीं। लिहाज़ा मशहूर होना बुराई नहीं है। ये तो नेचुरल फिनोमेना है। साइंटिस्ट ने जो कि बेसिकली साइको साइंटिस्ट हैं या ह्यूमन ब्रेन को स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, जो बिहेवियरल साइंसेज़ हैं, उन्होंने बुनियादी तौर पर सर्वेस किए आज से तकरीबन 12 साल पहले और उन्होंने 3 जो फैक्टर्स हैं, उनको शॉर्टलिस्ट किया, 3 फैक्टर्स को, गौर से सुनना, 3 फैक्टर्स को, कि कोई आदमी फ़ेम चाहे या किसी के इंटरनली अंदर बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर फ़ेम हासिल करने की अपील हो। 3 चीज़ें होती हैं, बेसिक। नंबर 1, अ नीड टू बिलॉन्ग। आसान भाषा में वो चाहता है कि वो सोसाइटी में नज़र आए। पॉइंट समझ रहे हैं? विज़िबल होना, एक्सिस्ट करना, एक्नॉलेज्ड होना, रिकॉग्नाइज्ड होना, नोन होना। पॉइंट समझ रहे हैं? अब मिसाल के तौर पर एक खानदान है, वो कैटेगरी हो, स्कूल क्लासरूम की कैटेगरी हो, आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी की कैटेगरी हो, आपकी जॉब में, ऑफिस में कोलीग्स की कैटेगरी हो, आपके रिश्तेदारों की कैटेगरी हो, आपके प्रोफेशनल सर्कल की कैटेगरी हो, ऊपर निकल जाएँ, आपकी पॉलिटिकल ग्रुपिंग हो, आपकी डोमेन से, आपके डिसिप्लिन से लोग हों, उस सब के अंदर एक इंसान में ये फितरती कुव्वत पाई जाती है, एक नेचुरल उसके अंदर समझ लें आप एक फीचर पाया जाता है, अ नीड टू बिलॉन्ग। उसके अंदर एक उम्मीद होती है, एक चाहत होती है कि वो इस मुआशरे में इस जगह पर बिलॉन्ग करता है। ये चीज़ बुनियादी तौर पर एक इंसान को एक्टिव बनाती है, प्रो सोशल बनाती है रादर देन कि वो एंटी सोशल हो, क्योंकि वो चाहता है वो लोगों में माना जाए। ये वो बेस है, जो बेस फिर दूसरी चीज़ को जन्म देती है, कि जब वो इंसान अपने लिए ये समझता है कि मुझे सोसाइटी में होना चाहिए, मैं एक्जिस्टेंस में नज़र आऊँ, मैं नोटिस हूँ, मैं जाना जाऊँ, 4 लोग मेरी तरफ देखें, मेरे साथ सलाम दुआ हो, जब वो ये चाहता है, फिर उसके अंदर अ, एक बिहेवियर पैदा होता है इस चीज़ के बदल जाने की या इस चीज़ की शिद्दत इख्तियार करने की वजह से। वो बिहेवियर होता है जिसको आप बोलते हैं सेल्फ सुपरमेसी या सेल्फ इम्पोर्टेंस या सेल्फ प्रोजेक्शन, समझ रहे हैं? इसको टेक्निकल भाषा के अंदर बोलते हैं नार्सिसिस्टिक अप्रोच या नार्सिसिज्म। एक नार्सिसिस्ट क्या करता है, वो बेसिकली नोटिस होने के लिए, ये आपने गौर करना है, नोटिस होने के लिए और अपनी बिलॉन्गिंग की नीड को फुलफिल करने के लिए एक्सट्रीम एग्रेसिव मेजर्स लेता है। लिहाजा उसके अंदर एक बिहेवियरल चेंज आती है, वो ये चेंज आती है कि वो ये कहना शुरू करता है कि जो वो है, यही ठीक है और इसके ऑपोजिट सब कुछ गलत है। लिहाजा वो अपनी बिलॉन्गिंग की नीड को सैटिस्फाई करता है, जो जो अपील करती है फेम को, जो अपील करती है पॉपुलैरिटी को, समझ रहे हैं? अपनी अलग पहचान, अपनी अलग तशख़ीस, अपनी अलग तशख़्ख़ुस ये पैदा करती है बेसिकली ये बिहेवियर जो अ, 3 बड़े फैक्टर्स में से आता है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ जो बेस बनती है उसको बोलते हैं सोशल रिलेशन। सोशल रिलेशन क्या काम करता है? जिसको बोलते हैं रिलेटेडनेस। टेक्निकल ज़ुबान में जो बिहेवियरल साइंसेज़ हैं, उनमें जब फेम को स्टडी किया जाता है, तो उसमें ये तीसरी किस्म सर्वे के तौर पर आज से 12 साल पहले जो सामने आई थी,
अकॉर्डिंग टू साइंस डायरेक्ट, वो ये थी कि सोशल रिलेशन पैदा करना, सोशल रिलेटेडनेस पैदा करना। कैसे? आपने देखा है कि कुछ लोग आपको ये कहते हुए दिखाई देंगे कि हम फलां मशहूर के साथ राब्ते में हैं। मेरी फलां मशहूर पॉपुलर आदमी, फेमस आदमी के साथ फोटो है। फलां फेमस आदमी मेरे साथ फ़ोन कॉल पे राब्ते में है। आपने सुना होगा। लोग डीपीयाँ लगाते हैं। मशहूर आदमी की पिक्चर लगाएँगे, खींचेंगे और उसको अपनी पिक्चर स्टेटस पे लगाएँगे, अपनी डीपी लगाएँगे। इस कैफ़ियत का नाम होता है रिलेटेडनेस। यानी एक और ये कितनी कॉमन है, लिहाज़ा मैंने कहा आपको, फ़र्क समझना है आपने। तो फेम को फेम को ट्रिगर करने वाली या अपील करने वाली, यस, वो 3 पॉइंट्स होते हैं जो नेचुरल फिनोमेना के तौर पर एक ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं। हाँ, अलबत्ता इन इमोशंस का या इन फीचर्स का इम्बैलेंस होने का नाम हम नेगेटिव फेम को कहते हैं। हम डेस्परेशन को कहते हैं। ये अलग चीज़ है, अभी डिस्कस करेंगे। बट फोकस रहें, बहुत अहम चीज़ें हम आगे जाकर इसी बेस पर रखेंगे। अब आपको पता है, ये 3 चीज़ें जन्म देती हैं एक ऐसे बिहेवियर को, यानी 3 डिमांड्स अपील करती हैं ऐसे बिहेवियर को या शेप अप करती हैं ऐसे बिहेवियर को जो सर्टेन आगे सोशल मीडिया के ऊपर एक्सप्रेशन के तौर पर सामने आता है। मिसाल के तौर पर अपने आप को, अपनी प्राइवेट लाइफ को मैक्सिमम पब्लिक कर देना, मैक्सिमम पब्लिक सोशल मीडिया के ऊपर। यानी हर घंटे बाद आपका स्टेटस आ रहा है, आप स्ट्रिक्स भेज रहे हैं स्नैपचैट के ऊपर। हमारी जी 50 साल हो गए हैं, बाय द वे एग्जैजुरेट कर रहा हूँ, ऑब्वियसली 50, हमें जी 10 साल हो गए हैं, हमारी स्ट्रीक ही नहीं टूटी। मैक्सिमाइज करना, फिर आपके स्टेटस हैं, फिर आपकी डीपीज चेंज हो रही हैं, हर 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद स्टेटस चेंज हो रहा है। अच्छा, फिर स्टेटस के ऊपर कुछ लग रहा है, कुछ लिखा जा रहा है, ठीक है जी। हर खाना, हर सोना, हर पीना, हर जगह पर रुकना, हर जगह पर चलना, ये कैप्चर हो रहा है, मैक्सिमम किया जा रहा है आपकी फिजिकल पब्लिक एक्टिविटी को, आपकी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक किया जा रहा है। ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए, ये नीड टू बिलोंग की एक्सप्रेशन है। याद रखना आपने, यानी जो 3 फैक्टर्स थे, ट्रिगरिंग पॉइंट्स थे, ये बेसिकली जन्म देते हैं 3 प्रकार के, 3 टाइप्स के एक्सप्रेशन को। तो आपने अपनी प्राइवेट लाइफ को मैक्सिमाइज करना है। लिहाजा जितना ज्यादा कोई आदमी अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक करेगा, उतना ज्यादा लोग ये जानेंगे कि वो हमारे दरमियान है। ठीक है? अच्छा, सोशल मीडिया ने ये काम कर दिया आसान। इससे पहले लोगों को बहुत मेहनत करनी होती थी कई चीजें करने के लिए। सोशल मीडिया ने आपके छोटे-छोटे आईडीज़ को, छोटे-छोटे हैंडल्स को बेसिकली चैनल्स की शक्ल दे दी, पेजेस की शक्ल दे दी, प्लेटफ़ॉर्म्स की शक्ल दे दी। हर आदमी अपने आप में एक सेलिब्रिटी बन गया। ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स का कमाल था कि उन्होंने हर एक को ये मौका फ़राहम किया कि वो अपने अंदर के सेलिब्रिटी को, जो कहीं वो बाहर ढूँढता था, यहाँ वो रिलेटेडनेस की बुनियाद पर ढूँढता था, वो बेसिकली अपनी एक्जिस्टेंस की बुनियाद पर खुद के अंदर तलाश करे। लिहाज़ा किसी ने अपने अंदर शाहरुख खान को देखा, किसी ने अपने अंदर अ, सलमान को देखा, किसी ने अपने अंदर किसी एक्टर को देखा, किसी ने किसी हीरोइन को देखा, किसी ने किसी सिंगर को देखा, किसी ने किसी बॉक्सर को देखा, किसी ने किसी एथलीट को देखा, किसी ने किसी फुटबॉलर को देखा, किसी ने किसी पेंटर को देखा, किसी ने किसी म्यूजिशियन को देखा। तो जिस-जिस तरीके से वो बाहर की दुनिया से रिलेट करते थे, डांसर, एक्टर्स, कॉमेडियंस,
मीम आर्टिस्ट, स्केच आर्टिस्ट, वो हर बंदे ने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर अपने आप में उन सेलिब्रिटीज़ को तलाश करने की कोशिश शुरू की। नाउ यहाँ से जब नीड टू बिलॉन्ग का फीचर आपके अंदर एक्टिव हुआ, तो दूसरा स्टेप ये आया कि जब कोई आदमी अपनी लाइफ़ को पब्लिक करता है, उसकी एक कॉस्ट होती है। ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी जब फ़ेम हासिल करे या करना चाहे, तो उस पर लोग क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, यकीनी तौर पे करेंगे। हो सकता है किसी को चीज़ पसंद आए, किसी को ना आए। जब आप पब्लिक कर रहे हो, तो पब्लिक किसी को पसंद आए, किसी को ना आए, ये क्वाइट पॉसिबल। अब उसका नतीजा ये निकला कि जितनी बड़ी तादाद में उनको लगता था कि हम सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेट लाइफ़ को पब्लिक करके डालेंगे, तो हमें एक्सेप्टेंस मिलेगी, हमें एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, उतनी ही बड़ी तादाद में रिजेक्शन और डिसलाइक भी मिलना शुरू हो गया। पॉइंट समझ रहे हैं? डिसलाइक भी हुआ और बैकफायर भी कर गई की चीज़ें, कई चीज़ों के ऊपर क्रिटिसिज़्म भी हुआ। इन चीज़ों ने दूसरे फीचर को एक्टिव किया, जिसको हम कहते हैं नार्सिसिज्म। ह्यूमन सर्वाइवल के लिए अदना दर्जे का नार्सिसिज्म भी चलता है, मगर जब नार्सिसिज्म ऑब्वियसली जब हम ये नार्सिसिस्टिक अप्रोच यूज़ करते हैं, तो ये एक एक्सट्रीम बिहेवियर को एक्सप्रेस करता है रादर देन के छोटे-मोटे सर्वाइवल के अपने स्टांस पर टिक जाना। पॉइंट समझ रहे हैं? आप ये कहें कि हर आदमी में क्या अपने मौक़िफ़ को या अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, लड़ने के लिए, डटने की आदत नहीं होती, वो नार्सिसिस्टिक अप्रोच नहीं होती, वो नार्सिसिज़्म नहीं होता। नार्सिसिज़्म का मतलब ये है कि आप सेल्फ इम्पोर्टेंस में या सेल्फ प्रोजेक्शन में या सेल्फ सुप्रीमेसी में इस कदर एक्सट्रीम और अग्रेसिव हो जाएँ कि आप ही सही और गलत का मेयार बन जाएँ। आप ही सही और गलत का मेयार बन जाएँ और हों आप गलत, मगर आप सही हों, बाकी सारे गलत हों। ये मेयार जब एक इंसान के अंदर, एक फ़िक्र के अंदर आ जाए, तो फिर ये जन्म देता है, यानी ये उस एक्सप्रेशन को जताता है या बताता है कि ये एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है। ये जन्म लेती है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन, बहुत ज़्यादा डेस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन के नतीजे में। मिसाल के तौर पर आज से 15 साल पहले एक स्टडी की गई, जिस स्टडी के अंदर ये बताया गया कि ज़्यादातर फ़ेम के पीछे भागने वाले उन लोगों को देखा गया है, जिनको या छोटी उम्र में या मिड एज के अंदर मौत या गुर्बत या रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा सामना हो। मौत का, गुर्बत का या रिजेक्शन का। इससे उन्होंने सर्वे करके देखा कि जिस तरह आपकी बॉडी फिज़िकल पेन से बचने के लिए प्रिकॉशन लेती है ना, सिमिलरली वो सोशली रिजेक्शन से बचने के लिए भी प्रिकॉशन लेती है। वो प्रिकॉशन जन्म देता है नार्सिसिस्टिक अप्रोच को। आप चाहते हैं कि आप ठीक हों, चाहे दूसरे की गलती निकल आए। क्योंकि यही चीज़ आपको लगता है कि आपकी एग्ज़िस्टेंस के लिए एक सिंबल है। तो एक सिंबॉलिक, अब गौर करना आपने, अ सिंबॉलिक इम्मॉर्टैलिटी, इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता हमेशा के लिए, मगर मौत का डर, गुर्बत का डर या समाजी सोशल रिजेक्शन का डर उनके अंदर एक अपील पैदा करता है, जो सिंबॉलिक इम्मॉर्टैलिटी होती है, जिसका नतीजा निकलता है कि वो नार्सिसिस्टिक अप्रोच रखते हैं, ताकि वो इस आर्गुमेंट को विन कर सकें। ये ह्यूमन साइकी इस तरीके से काम कर रही है इस केस में। अब नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है, इंसान चूँकि सोसाइटीज़ में रहता है,
लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि वो सबसे अकेला लड़ सके। ये चीज़ जन्म देती है तीसरे एस्पेक्ट के एक्सप्रेशन को, अपना सोशल सर्कल बनाना। लिहाजा वो आदमी जो सोशल मीडिया से फ़ेम हासिल करके इस नतीजे पर पहुँचता है कि अपनी पॉपुलैरिटी को अपनी सोच की इख्तिरा करार देता है, अपने फ़ेम को अपने अंदर के छुपे हुए हुनर के साथ मुंसलिक और मुतल्लिक करता है, वो फिर गिरता है मुआशरे में ऐसे लोगों की जानिब जो उसको क्रिटिसिज़्म से बचा सकें, जो उसकी लीगल फाइट लड़ सकें, जो उसकी खातिर एक फ़ौज और एक पूरे का पूरा फैन कैंपेन रन कर सकें ताकि वो बंदा अपने फ़ेम को, अपनी पॉपुलैरिटी को सस्टेन करवा सके। ये सोशल मीडिया के फ़ेम की कहानी इन बुनियादों पर चल रही है। मैंने बड़ा सरसरी सा करके आपके सामने रखा है। यहाँ दूसरा एस्पेक्ट है जो समझने का, वो ये पीयू रिसर्च सर्वे के मुताबिक औरतों की सोशल मीडिया यूज़ करने की तादाद मर्दों से ज़्यादा है। औरतों की तादाद सोशल मीडिया यूज़ करने के हवाले से मर्दों से कहीं ज़्यादा है। क्योंकि वो बंद कमरे में अपनी जगह पर बैठकर सोशल मीडिया पर इंटरनेट सर्फिंग करने या स्क्रॉलिंग करने को ज़्यादा सिक्योर समझती हैं रादर देन के बाज़ार में घूमने को। गौर से सुनना, एक लड़की, जवान अगर निकल कर बाज़ार में घूमेगी, 4 लोग देखेंगे, उसको जज करेंगे, उस पर जुमले कसेंगे, उस पर ताने कसेंगे, उसके बारे में पूछेंगे, पीछा करेंगे, सोचेंगे, खोजेंगे, उसको मुश्किल होगी। मगर सोशल मीडिया के ऊपर एक लड़की बड़े आराम से अपने बंद कमरे के अंदर बैठकर पूरी दुनिया को घुमाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लिहाजा उसके लिए ये बड़ा कंफर्टेबल। यही वजह है कि हमारे मुआशरों में मेल आज भी सोशल मीडिया होने के बावजूद अपने यारों दोस्तों में, मोहल्लों में क्रिकेट खेल के, फुटबॉल खेल के, गली मोहल्लों में बैठ के, दुकानों पर घूमकर, बाइक, बुलेट पर चक्कर मारकर, गाड़ी में इधर-उधर घूम के ज़्यादा एन्जॉय करते हैं और मोस्टली लड़कियाँ अपने घरों के अंदर बैठी होती हैं। इसमें एक बड़ा रोल हमारे मुआशरों का भी है कि जहाँ पर लड़कियाँ कम बाहर निकलती हैं, मर्द ज़्यादा, मगर ये आपको जानना चाहिए कि जो स्टैट्स मैंने बताए हैं, बेसिकली ये सर्वे अमेरिका के अंदर हुआ था, ये रिसर्च का। सो 70% फीमेल अपने टोटल का इंटरनेट यूज़र्स हैं, व्हेयर एज़ मेल जो हैं, वो आधे से भी नीचे हैं। फीमेल्स अक्रॉस द सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स आपको आईडीज़ बनाकर एक्टिव नज़र आएँगी, रादर या मी माय सेल्फ जब तक आवाज़े हक चैनल का स्टार्ट नहीं हुआ था, मेरा तो इंस्टाग्राम भी नहीं था, मेरा तो ट्विटर भी नहीं था, नहीं था। और जो मेरा फेसबुक वगैरह था, वो तो मैं तकरीबन कई साल पहले खत्म कर चुका हुआ था, डीएक्टिवेट मैं यूज़ ही नहीं करता था। कई साल पहले, आई गेस 10-12 साल पहले, मैं तो अपना फेसबुक भी यूज़ नहीं करता था। यानी मैं खुद उन मेल्स में से हूँ कि जो सोशल मीडिया के कई प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर नहीं है। यानी आईडी भी नहीं थी। एक होता है ना आईडीज़ बनाई हो आपने, आपकी एक्जिस्टेंस हो, आप अप्रोच कर सको कभी। मैं नहीं था, मैं तो कभी नहीं था और दिल भी नहीं करता था। इससे पता चलता है कि जो सर्वे है उसमें सदा क्योंकि मैं पर्सनली ये फ़ील करता हूँ कि मेरा अपना मैं पर्सनली इस चीज़ को फ़ील कर चुका हूँ कि अ, मेल सोशल मीडिया पर एज़ कंपेयर टू वुमेन कम हैं। वुमेन फीमेल सोशल मीडिया पे ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको कंफर्टेबल लगता है कि अगर उन तक कोई मेल अप्रोच करेगा, तो वो अपनी मर्ज़ी से किसी को ठुड्डा करा देंगी, अपनी मर्ज़ी से किसी को आने देंगी। ये सर्वेज़ की रिपोर्ट है। मैंने आपको कहा था, मैं शो नहीं करवा रहा हूँ सिर्फ़ टाइम बचाने के लिए, वरना जब मैं अगर अगर मुझे अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी और मैं इस क्लिप को एडिट कर पाया, तो मैं इसमें उसके स्कैन्स ऐड कर दूँगा, उस सर्वे रिपोर्ट के, ठीक है? फीमेल्स कंफर्टेबल फ़ील करती हैं अपने बंद कमरे में इंटरनेट ऐप्स के ऊपर घूमने-फिरने को, मटर गश्ती या आवारागर्दी करने को, वो कंफर्टेबल फ़ील करती हैं।
क्योंकि उनको लगता है कि जब कभी चाहेंगी वो किसी मेल को ब्लॉक कर देंगी और पता भी नहीं चलेगा, और जब कभी चाहेंगी वो किसी के साथ राब्ता कर सकती हैं। जितनी प्राइवेसी वो शेयर करना चाहती हैं, वो उतनी कर सकेंगी, वरना वो रोक देंगी। इस चीज़ ने बड़ी तादाद में फीमेल्स को सोशल मीडिया यूज़ करने पर कंफर्टेबल कर दिया। यही वजह है कि आज बड़ी तादाद में वर्क फ्रॉम होम में फीमेल्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम बड़ा कंफर्टेबल रहकर अपने घर के अंदर स्क्रीन के पीछे से बगैर नज़र आए, बगैर किसी के साथ फूँ-फाँ अड्डा किए हम पैसा कमा सकते हैं। और इसी चीज़ ने जन्म दिया ईज़ी मनी को। अब डिजिटल फ़ेम से आइडेंटिटी क्राइसिस की तरफ सफ़र जाने लगा है। सफ़र जाने लगा है। अब एक जगह फ़ेम है और एक जगह फॉर्च्यून है। सो हियर इज़ फेम वर्सेस फॉर्च्यून। फ़ेम कहते हैं किसी आदमी का अमीर होना, बड़ा मशहूर होना, बड़ा पॉपुलर होना, सोशली बड़ा पावरफुल होना। मगर फॉर्च्यून कहते हैं एक ऐसी कैफ़ियत को जिसमें किसी का फाइनेंशियली स्टेबल होना, इकोनॉमिकली सेटल्ड होना, एस्टेब्लिश्ड होना, कमर्शियली, मॉनेटरीली सेटल्ड होना। व्हेयर एज़ फ़ेम का मतलब है कि पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, वो हिसाब। ये दोनों में आपस में दूरी थी। अब अगर फ़ेमस होने का ये फ़ायदा ही ना हो कि आपके पास पैसा ना हो, तो आपने फ़ेमस होके क्या करना है? और अगर पैसा होने के बाद आपके पास फ़ेम ही ना हो, तो इस पैसे का क्या करना है? ये तसव्वुर पैदा हुआ ह्यूमन बेसिक फीचर के या इमोशन के इम्बैलेंस होने से। पॉइंट समझे? इम्बैलेंस होने से। मैंने आपको क्या बताया? फ़ेमस होना एक नेचुरल फिनोमेना है, मगर फ़ेम हासिल कैसे की जाएगी? ये क्वाइट पॉसिबल के नेगेटिव तरीका हो सके। ठीक है? यहाँ तक हमने फ़ेम को समझने की आसान भाषा में कोशिश की है, कि किस तरीके से मामलात हुए। जब औरतों ने बड़ी तादाद में सोशल मीडिया पर आकर देखा कि कुछ ऐसी औरतें हैं, कुछ गिनती की, जो बड़े आराम से लाखों रुपया कमा रही हैं। ना एजुकेशन, ना सिविक सेंस, ना फैमिली, ना रिलिजन, ना मोरालिटी, ना कोई बाउंड्री, ना कोई रूल्स रेगुलेशंस। दैट्स इट। आपने स्क्रीन के सामने आना है, आप मशहूर भी होंगे और पैसे वाले लोग आपको पैसा भी देंगे। अच्छा, अ, मेकअप करने का टाइम नहीं है? ओहो! अच्छा, अ, आँखें, नाक, बाल, चेहरा कंफर्टेबल नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है? नो प्रॉब्लम, हम फ़िल्टर देंगे ना, हम फ़िल्टर देंगे, क्या दिक्कत है? हम फ़िल्टर देंगे जिससे आपका मेकअप हो जाएगा, हम फ़िल्टर देंगे जिससे आपके बाल बेहतरीन होंगे, हम फ़िल्टर देंगे आपकी आँखें आहाहा! क्या कहने! हम आपको ऐसा फ़िल्टर देंगे कि जनाब सामने बैठे लोग सीटों से उछल-कूद करना शुरू हो जाएँ। हला लला हो जाए, तौबा तौबा हो जाए, फड़ लो हो जाए, बह जा हो जाए। ये तसव्वुर जो औरत को एक प्रोडक्ट बनाना, अब सोचने की बात, आप आगे बढ़ेंगे। सोचने की बात थी कि एक फीमेल को एम्पावरमेंट के नाम पर एक्सप्लॉइटेशन का सामना करना पड़ रहा है। एक औरत को बताया गया था कि तुम्हें ताकत दी जा रही है,
तुम्हें राइट्स दिए जा रहे हैं, मगर वो तो मजबूर नजर आ रही है। पता है क्यों? क्योंकि हमें लगता था कि ये सोशल मीडिया पर आकर नाचने वाली, डांस करने वाली, मुजरा करने वाली और खुलकर अगर कहें तो धंधा करने वाली, ये चंद खवातीन जिन्होंने हाईजैक कर दिया है पूरी की पूरी फीमेल कम्युनिटी को, और इनके चंद पिट्ठुओं ने और चंद दल्लों ने अ, यही वर्ड्स हैं, यही हैं भाई, भाषा में, जुबान में यही वर्ड्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। नहीं पसंद आ रहे, चलें मदद लेता हूं एक शायर की। तवज्जो है, चले मदद लेता हूं, शायद अल्फाज अच्छे निकल जाएं। एक शायर की मदद ले लेता हूं। अरे तू कौन है, क्या ढूंढती फिरती है राहों में। अरे तू कौन है, क्या ढूंढती फिरती है राहों में। फकीरे राहनशी है, ये तेरा कशकोल खाली है। खुदा के वास्ते की चोट है लम्हाए नाजुक पर। इधर भरपूर जेबें हैं, उधर दस्ते सवाली है। ठहर चश्मे तमाशा देख उस हव्वा की बेटी को, कि इसके हाल पर बेदर्द राही मुस्कुराते हैं। लरजते आंसुओं का सुरमई आंखों में पानी है। लरजते आंसुओं का सुरमई आंखों में पानी है। घनी पलकों में ना गुफ्ता फसाने तिल मिलाते हैं। तराशा है इसे भी साने कुदरत के हाथों ने। इसे भी दो दिलों की बाहमी उल्फत ने ढाला है। कोई तो इस चरागे राह गुजर का भी खुदा होगा। कोई तो इस चरागे राह गुजर का भी खुदा होगा। इसे भी गालबन माँ बाप की शफकत ने पाला है। अजब क्या है फलां इब्ने फुलां की मेहरबानी से। अजब क्या है फलां इब्ने फुलां की मेहरबानी से। गदाई मरहलों के बाद उस बाजार में पहुंचे। बाई हाले जबूं इस्मत की ताबानी गवा बैठे। बाई हाले जबूं इस्मत की ताबानी गवा बैठे। गरीबी बेच दे और पहलुए जरदार में पहुंचे। गरीबी बेच दे और पहलुए जरदार में पहुंचे। खुदा के नाम पर बाजार में कौड़ी नहीं मिलती। खुदा के नाम पर बाजार में कौड़ी नहीं मिलती। हवस की चाशनी से दिल का कारोबार चलता है। गुलाबी होंठ एक जिनसे गरिमाना है मंडी में। गुलाबी होंठ एक जिनसे गरम आया है मंडी में। इन्हीं अजसाम से ये हुस्न का बाजार चलता है। इन्हीं अजसाम से ये हुस्न का बाजार चलता है। मैं माजरत चाहता हूं कि मेरे अल्फाज ने कहीं कुछ नाजुक कलियों को मसला हो। मेरे अंदाज ने शायद कई नर्म दिल हिला दिए हों। मेरे तर्ज ने शायद कई पत्थरों को पिघला दिया हो। कई चश्में झुक गई हों। कई जबीनें जनाब नरम पड़ गई हों। मगर अफसोस कि इकबाल ने शायद इसी माहौल का नक्शा खींचा था। तुझको बताऊं कि तकदीर उमम क्या है। शमशीर व सनावल ताऊस व रुबाबा। आज शोहरत के नाम पर गरीबी और मुफलसी को दलील के तौर पर पेश किया जाता है। अय्याशी, फहाशी और यानी शोहरत का दूसरा नाम बन गई है। वो किसी शायर ने शायद इसी वक्त के लिए कहा था कि तेरी मेरी गुर्बत ने उड़ाया मेरे फन का मजाक। मेरी गुर्बत ने उड़ाया मेरे फन का मजाक। तेरी दौलत ने तेरे सब ऐब छुपा रखे हैं। एक गरीब लड़की जो 15-20 हजार की नौकरी करके फटे हाल, खस्ता हाल, खुश्क होंठों से और स्याह धब्बों वाली आंखों से अपने सर को ढांपे हुए
बस में धक्के खाते हुए, बाप की झुकी कमर है, माँ बीमारी से खांस रही है, छोटी बहन स्कूल जाती है, बच्चा भी साइकिल पर सारी दिन जो है वो गली में खज्जल होता है, मगर वो औरत हलाल कमाकर पाक दामनी के साथ जब पलटती है, तो वो फेम की तलाश में नहीं, अपनी आइडेंटिटी की तलाश में होती है, अपनी आइडेंटिटी की। और यहीं से हमारे इस सफर का आगाज होता है कि क्या फर्क पड़ा था कि एक लड़की को ये समझ आने लगा, एक लड़के को ये समझ आने लगा कि अगर मुझे मशहूर होना है, तो मुझे कॉम्प्रोमाइज करना होगा अपने अखलाक से, मुझे दामन छुड़ाना होगा अपने इस्लाम से, मुझे मुंह मोड़ना होगा अपने खालिक से, मुझे बेवफाई करनी होगी अपने आकाए दो जहां मोहम्मद वहमद फिदाहू अबी वउम्मी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। ऐ तायरे लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी। ऐ तायरे लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। अगर लुकमा कितना ही लजीज क्यों ना हो, मगर हराम का हो, वल्लाह उससे बेहतर है कि इंसान फाके के साथ जिंदगी गुजारे, ये उससे ज्यादा बेहतर है। मगर ये जो कहा गया था कि उजरे गुना बदतर अज गुना अस्त, ये कैफियत हमें इस वक्त सोशल मीडिया पर दिखाई देनी पड़ रही है। मैं ये नहीं कहता, आप मुझे बताएं, एक रिपोर्ट सामने आई कि जो स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शोबिज इंडस्ट्री, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एलीट स्कॉट्स एंड एक्सेट्रा। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन के बारे में। पता है ना, सिग्नल पे ब्रेक लगाई, लड़की की तरफ देखा, किसी पार्क में गुजरती हुई लड़की को पिक कर लिया। स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन, गो सर्च इट, सर्च द आर्टिकल्स, सर्च द सर्वेज। ये इंटरनेशनल सर्वेज हैं जो बताते हैं कि स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन इज इंट्रिंसिकली रिलेटेड टू पॉवर्टी। स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन जो है, ये गुर्बत और अफलास की बुनियाद पर होती है। अब मुझे बताएं, अगर गुर्बत और अफलास जस्टिफिकेशन दे रहा है स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन को, तो फिर दुनिया का कौन सा क्राइम है जो गुर्बत की बुनियाद के ऊपर किया जाता रहेगा और उसको आप जस्टिफाई करते रहेंगे? मुझे बताएं, एक चोर के पास गुर्बत वजह नहीं होती, एक डाकू के पास गुर्बत वजह नहीं होती है, एक रिश्वत लेने के पास गुर्बत वजह नहीं होती, एक धोखा देने वाले के पास गुर्बत वजह नहीं होती, किसी का हक मारने के पास वाले के पास गुर्बत वजह नहीं होती है। ओ, बड़ा मजे का एक चुटकुला था कि किसी लूटने वाले को किसी ने कहा कि आप लूट रहे हैं धड़ाधड़, क्या आपको मौत से डर नहीं लगता? तो आगे से ढीठ होके कहने लगा, मौत से डर लगता है इसीलिए तो जल्दी जल्दी लूट रहा हूं। लो, कहता है मौत से डर लगता है इसीलिए तो जल्दी जल्दी लूट रहा हूं, क्योंकि टाइम कम है। मकसद कहने का ये है, ये बात समझे, गुनाह को गुनाह की बुनियाद के ऊपर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एक फसाद दूसरे फसाद की वजाहत नहीं बन सकता, ये आपने याद रखना है। अब एक चीज समझे, वो ये है, और बड़ा इसको क्लियर रखूं मैं, फेमस होना इस्लाम आपको नहीं रोकता, आप फेम हासिल करें। इस्लाम आपको रोकता है जब आपकी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही हो, फिर इस्लाम आपको रोकता है। मिसाल के तौर पर, आपको एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल रही है, मगर उस कंपनी का
जो कारोबार है वो हराम पर है, वो सूद पर है, वो लोगों को लूटते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। क्या आप अपनी आइडेंटिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करके वहाँ चले जाएँगे? हुँ? एक इंसान इसलिए बुरा बन जाए, इसलिए गुनाह का इर्तिकाब करे कि उस गुनाह का इर्तिकाब करके उसकी एक ख्वाहिश पूरी हो रही है। तो ये एक गुनाह नहीं है, ये 2 गुनाह है। ये एक गुनाह नहीं है, ये 2 गुनाह है। ये डबल जुर्म है। अब मैं समझता हूँ कुरान की एक आयत जो एक मुस्लिम आइडेंटिटी को इस कैफ़ियत के अंदर वाज़े कर दे, मैं ज़रूरी समझता हूँ कि वो आपके सामने रखी जाए। ठीक है जी? रुकिएगा ज़रा। ये सूरह बकरा है।